जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। तो हम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में सीख लेंगे। यकीन मानिए अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल 100% आप करने में सक्षम हो जाएंगे। तो हम लोग थ्योरी के माध्यम से एक एक क्वेश्चनों को समझेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप कहीं से भी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के MCQ क्वेश्चन बनाइएगा ऑब्जेक्टिव वाले, तो सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के मुख्य बिंदु हैं, उस पर पहले देखेंगे कि क्या ज़रूरत थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सोचना चाहिए आखिर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को क्या ज़रूरत पड़ी कि ये संस्था बनाना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि एक जो ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, यानी A.O. ह्यूम जो थे वो ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्होंने देखा कि भारत में छोटे छोटे आंदोलन हुआ करते थे। तो उस समय, ये समय कब है तो देखेंगे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में होता है। इसका मतलब वो सन 1800 के दशक रहा था जिस समय भारत में छोटे छोटे आंदोलनों और विरोध हो रहा था अलग अलग जगह पे। तो जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, वह हालांकि वह स्कॉटलैंड का रहने वाला था लेकिन भारत में आया था सेवा अधिकारी के तौर पे। तो फिर वो रिटायरमेंट हो गया था। तो वो उसके मन में चल रहा था कि भारत में जो छोटे छोटे विद्रोह आंदोलन हो रहे हैं क्यों न एक ऐसी संस्था बना दिया जाए और उस संस्था के माध्यम से जो भी आंदोलन हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, उनका क्या डिमांड है, उनका प्रस्ताव हमारे पास आए और इस संस्था के माध्यम से हम उसे डील करेंगे और हल करेंगे। उसका मेन उद्देश्य ये था। तो उस अपने हिसाब से इस जो संस्था को बनाया वो अपने हिसाब से सेफ्टी वाल्व के नाम से बनाया। सेफ्टी वाल्व मतलब सुरक्षा घेरा, कि एक तरफ से ये सुरक्षा घेरा है। तो किसने बनाया तो A.O. ह्यूम ने। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो A.O. ह्यूम। आप पॉइंट याद रखिएगा। तो पहला A.O. ह्यूम, ये संस्थापक है A.O. ह्यूम, मैं हाईलाइट करता रहूँगा। ये A.O. ह्यूम जो है इसके संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना कब की जाती है तो 28 दिसंबर 1885 को, लगभग दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। अब होता क्या है आगे देखते हैं। इसकी स्थापना कहाँ पे होता है ये भी कई बार केंद्र उसका पूछ देता है। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना होता है वो बम्बई में होता है। इस समय मुंबई है, उस समय बम्बई हुआ करता था। तो बम्बई में भी कहाँ, तो वहाँ पे एक विद्यालय था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो आप इससे नोटिस कर सकते हैं कि A.O. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया। और जब स्थापना किया तो उस समय इसकी स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया। अब अगला देखते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले नाम नहीं था। पहले जो A.O. ह्यूम थे उन्होंने इस संस्था का नाम रखा भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा। देखिए पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसको अब देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये जो A.O. ह्यूम जो पार्टी बनाते हैं उसका नाम रखते हैं, जो बनाते हैं संस्था का नाम रहता है भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी आगे आकर इसके नाम को चेंज करके और कहते हैं आज से ये भारतीय राष्ट्रीय संघ न रह के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगा। यानी कर सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि इस समय भी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो कहेगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से पूर्व इसका नाम क्या था, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यानी कि यूनियन बोल सकते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया तो भारतीय राष्ट्रीय संघ कर दिया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की जाती है उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन है। यहाँ पे देखिए उस समय भारत का जो वायसराय हुआ करता था 1885 के समय, वो लॉर्ड डफरिन था, क्योंकि उसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। तो उस समय भारत में, जिस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला पॉइंट आपको जितना है आपको याद हो गया। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे, मुंबई में गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में किया जाता है।
और हमने आगे पढ़ा कि इसका नामकरण जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस किसने रखा, तो दादा भाई नौरोजी ने रखा। इससे पहले नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्र संघ था, अर्थात यूनियन बोल सकते हैं। जिस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की जाती है उस समय भारत के जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन थे। उम्मीद करता हूँ इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। अब जब ये संस्था बनती हैं तो उस समय के कुछ जो अंग्रेज अधिकारी रहते हैं कुछ व्यंग्य के तौर पे कुछ बोलते हैं। वो क्या कहते हैं, उनका एक बहुत ही चर्चित कथन है जो कई बार एग्जाम में यह भी कथन पूछ दिया जाता है कि ये बात किसने कहा। जैसे डफरिन ने कहा, क्योंकि डफरिन यही डफरिन है जब वायसराय, जिस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय भारत का वायसराय था, तो यही डफरिन कहता है कि जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की जाती है तो इसमें टोटल जो प्रतिनिधि थे, मैं आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, जो टोटल प्रतिनिधि थे वो टोटल 72 लोग थे। यहाँ पे आपको पढ़ेंगे कि 72 प्रतिनिधि ने मिलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जब स्थापना हो रहा था तो उस समय केवल इस ग्रुप में यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो सदस्य थे सिर्फ 72 लोग थे। उसी को देखकर ये डफरिन व्यंग्य के तौर पे बोलता है कि जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है वह सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों की संस्था है। संस्था का मतलब कम लोगों की ये संस्था है, यानी कम लोगों की, क्योंकि शुरू में 72 ही लोग थे और आगे चलते चलते देखिएगा इतना अधिवेशन होता है, इसमें इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं कि एक समय यही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम आगे भी उसे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कर्जन ने क्या कहा था, यही कर्जन है जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था। तो बंगाल विभाजन करने वाला यही कर्जन है। तो कर्जन क्या व्यंग्य के रूप में बोलता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को, उसका कथन देख लेते हैं। उसने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरा इच्छा है कि मैं उसका मदद करूं। यह व्यंग्य के तौर पे कर्जन ने कहा कि जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है ये अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुई जा रही है। अब मेरा इच्छा है कि मैं वो पतन की ओर जा रही थी मैं इसका मदद करूं या बैठकर देखूं। यह व्यंग्य किसने कहा था, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अगली बात तिलक, यही तिलक हैं। अब बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने होंगे, हिस्ट्री में बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस पर्सन है। आगे इनके बारे में और भी मैं पढ़ाऊँगा। तो तिलक जो हैं बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। तो तिलक ने भी कहा था कि जो कांग्रेस है ये भीख मांगने वाली संस्था है। इसने क्यों कहा था, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, समझिए। जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसमें ज़्यादातर नरम दल के नेता थे। नरम दल के मतलब कि ऐसे नेता थे जो किसी के मांगने पर विश्वास करते थे, मांगने से आंदोलन करने से, इस तरह के नेता थे जो कह सकते हैं अग्रेसिव पर विश्वास करते थे, मतलब मारपीट पे नहीं, कोई चीज़ को मांगना है कि आप ये दे दीजिए। इसमें ऐसे नेता थे शुरू में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में जो नरम दल के उदारवादी की ताकत है कि आप मांग रहे हैं आप हमको दे दीजिए। तो उसी को देखकर तिलक ने कहा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ये भीख मांगने वाली संस्था है। इनका मतलब था कि भीख ना माने, डायरेक्ट लड़ के ले लीजिए, क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को देखा तो इसमें एक नौ व्यंग्य के तौर पे बोला कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के सामने लड़ते नहीं, मांगते हैं कि ये चीज़ें दे दीजिए हमको। तो इसके तौर पे बाल गंगाधर तिलक ने भीख मांगने वाली संस्था का ये बहुत ही चर्चित वक्तव्य है, कई बार पूछ लिया गया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। अब आगे आएंगे, गांधी जी का वक्तव्य भी बहुत फेमस है। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए यानी जो ये पार्टी है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, इसको समाप्त कर देना चाहिए। क्यों, मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का मूल उद्देश्य था कि भारतीयों को आज़ादी दिलाना। जब 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है तो उस समय महात्मा गांधी 1947 में कहते हैं कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का मूल उद्देश्य था भारतीयों को आज़ादी दिलाना। अब आज़ादी मिल गया है अतः भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन 1947 तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस इतने व्यापक रूप से फैल गया था कि इसे समाप्त करना संभव नहीं था, इसीलिए इसे समाप्त नहीं किया गया। लेकिन यह वक्तव्य गांधी जी का बहुत ही फेमस हुआ। पूछा गया कि बताइए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त करने का जो डिसीजन था किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने, लेकिन उसे समाप्त नहीं किया गया। आप जान ही रहे हैं इस समय चल रहा है।
फिर उसके बाद फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह जो मेहता हैं, इनका नाम ये यहाँ पे देखिए, ये फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता कहते हैं जो कांग्रेस है वह कांग्रेस जनता की आवाज़ नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने कहा कि जो कांग्रेस है ये जनता की आवाज़ नहीं। इनका मतलब ये था बोलने का कि जो कांग्रेस में जितने लोग हैं उन्हीं का केवल काम होता है अंग्रेज़ों से, बाकी कोई का काम नहीं होता। इनका मतलब कहना ये था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जितने लोग हैं, जितने ग्रुप में लोग हैं, उन्हीं का काम केवल होता है, उन्हीं की बातें सुनी जाती हैं, बाकी किसी लोगों का आवाज़ नहीं सुना जाता है। तो ये फिरोज शाह मेहता ने अपने वक्तव्य में बोला था कि कांग्रेस जो है जनता की आवाज़ नहीं है, सिर्फ जो ग्रुप में उनके हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के, सिर्फ उनकी आवाज़ें हैं। तो एक बार आइए, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि रिवाइज होता रहे। आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए ताकि आप समय समय पर एक आध बार रिवाइज करते रहेंगे ना तो क्वेश्चन आप बढ़िया से बना पाएंगे। आइए फिर से, डफरिन क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी संस्था है, क्योंकि शुरू में केवल 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था, 72 लोग इसमें ग्रुप में शामिल हुए, इसे छोटा और सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। कर्जन ने क्या कहा था? कर्जन ने कहा था, यही जो बंगाल विभाजन किया था, कि कांग्रेस अपने पतन की लड़खड़ाती हुई जा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं बैठकर इसकी मदद करूं या देखूं। तिलक जी ने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से भीख मांगने वाली संस्था, किसी को मांगते हैं, ये लड़ झगड़ के नहीं लेते, ये मांगने के काम करते। तो भिखारी का जो वक्तव्य बोला था तो तिलक जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, कहें कि कांग्रेस का मूल उद्देश्य था भारतीयों को आज़ादी दिलाना, आज़ादी तो मिल गया, अब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त नहीं किया गया। फिरोज शाह मेहता बोलते हैं कि जो कांग्रेस है वो जनता की आवाज़ है, कांग्रेस जनता की आवाज़ नहीं है, क्योंकि ये इनका मतलब ये था कि जितने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जितने सदस्य हैं सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जाती है, न कि जनता की। तो फिरोज शाह मेहता के भी ये बातें फेमस है। तो ये वक्तव्य हैं, इनका कुछ इम्पोर्टेंट होता है जो कहीं से यहाँ से भी प्रश्न कई बार बन जाते हैं। तो मैंने इनको कवर कर लिया। आइए इस पे आते हैं। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समय समय पर आप रिवाइज करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ इधर के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहला बैठक होता है। बैठक का मतलब ही हम अधिवेशन के रूप में जानेंगे। चौथा, टोटल इसमें 55 अधिवेशन हुए थे। 55 अधिवेशन का मतलब टोटल इसमें 55 बैठक हुई थी। लेकिन क्या आप सवाल उठता है कि आपको 55वां अधिवेशन याद करना है? तो जी बिल्कुल नहीं। आपको जो हम उसी पॉइंट को याद करवाएंगे जिससे कुछ पॉइंट बने हैं क्वेश्चन और बार बार पूछे जा रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को रिकॉल करके आपके पेपर हॉल में जाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला अधिवेशन 1885 में होता है। देखिए मैं यहाँ पे पहला फर्स्ट हाईलाइट कर देता हूँ। पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई, वही बम्बई में, जहाँ बम्बई में इसकी स्थापना की जाती है वहीं इनका पहला बैठक होता है। इससे पॉइंट क्वेश्चन क्या बनता है कि बम्बई में 1885 में होता है पहला बैठक बम्बई में। इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वह WC बनर्जी बनते हैं। याद रखिएगा, ये कई बार पॉइंट पूछा गया है कि कहता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बताइए, तो यही WC बनर्जी हैं। कौन है? WC बनर्जी। तो आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये WC बनर्जी को। ये WC बनर्जी हैं जो पहले भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इससे पॉइंट क्या बनता है? अब इससे पॉइंट, जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बना उसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी को 72 प्रतिनिधियों को देख कर ही डफरिन बोलता है, यही डफरिन बोलता है कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गया होगा कि पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे और कितने 72 लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। ये कई बार RO के एग्जाम में भी पूछ दिया गया ये डाटा यहाँ से डायरेक्ट कि बताइए जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72, अर्थात 70 और 2 72, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसके जब पहला अधिवेशन हुआ ना उस समय जो महासचिव थे वो A.O. ह्यूम थे। वो A.O. ह्यूम, ये A.O. ह्यूम कौन है? वही A.O. ह्यूम है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया और फिर दादा भाई नौरोजी ने बाद में इसे नेशनल जो है ना भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कर दिया। तो ये जो क्या होता है
कि जब पहली बैठक या अधिवेशन होता है उस समय महासचिव के तौर पे जो इसके संस्थापक रहते हैं ए ओ ह्यूम रहते हैं और अध्यक्ष के रूप में डब्ल्यू सी बनर्जी रहते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको याद ही होना चाहिए कि पहला 1885 में पहला बैठक होता है, यानी पहला अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी रहते हैं। 72 प्रतिनिधियों के साथ इसकी बैठक होती है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और इसके महासचिव ए.ओ. ह्यूम रहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगली तरफ। 1886 का जो अधिवेशन होता है ये क्यों फेमस है इतिहास में, इसको याद रखिए। 1886 का जो अधिवेशन होता है वे कलकत्ता में होता है। ज़्यादातर अधिवेशन कलकत्ता में ही होगा। हमारे टोटल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बता दूं तो 55 अधिवेशन होंगे, जिसमें से कम 10 अधिवेशन कलकत्ता में होगा, क्योंकि कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी हुआ करती थी। समृद्ध विकसित शहरों में उसे गिना जाता था, इसलिए। तो 1886 में कलकत्ता में हुआ। दूसरा अधिवेशन कब हुआ तो कहेंगे 85 के जस्ट बाद, 1 साल बाद कलकत्ता में हुआ, तो कहेंगे सर कलकत्ता में हुआ, ये कलकत्ता। लेकिन दूसरे जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। तो कई बार पूछता है दूसरे, यानी कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। इससे पॉइंट क्या बनता है, आप ये याद न रखिएगा कि दूसरा अधिवेशन का, बस ये रखिएगा दूसरा अधिवेशन जो हुआ 1886 में उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ से जो पॉइंट बनता है उसको उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पे देखिए, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता की थी। कब कब, पहला 1886 में, 1893 में और फिर 1906 में। यानी कि मेन पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा कि बताइए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार अध्यक्षता किए थे, तो 3 बार। जी आपको बता दूं 3 बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 3 बार किया, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार किया था। तो यहाँ से मेन पॉइंट रखना है, कितना बार, 3 बार। कौन, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी, अध्यक्षता की थी। अब अगला देख लेते हैं, ये 1887 का अधिवेशन, यह भी बहुत फेमस है। 1887 का अधिवेशन क्यों, क्योंकि ये मद्रास में होता है, मद्रास में, और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो बदरुद्दीन तैयबजी रहते हैं। ये पहली बार ऐसा होता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन कोई मुस्लिम अध्यक्ष बनता है, इसीलिए ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि बताइए, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो यही बदरुद्दीन तैयबजी थे जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपका मेन फोकस जो होना चाहिए, ये विशेष जो विशेषता है इस पे होना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार इसे भी याद करिएगा, लेकिन ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। तो 1887 का जो आंदोलन, जो अधिवेशन होता है वो मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तैयबजी इसके प्रथम अध्यक्ष रहते हैं, मुस्लिम अध्यक्ष। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो कहेंगे सर बदरुद्दीन तैयबजी रहते हैं, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद जस्ट आगे आएंगे तो 1888 का जो अधिवेशन होता है वो इलाहाबाद में होता है। देखिए इलाहाबाद में 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में होता है। ये क्यों फेमस है, ये पहली बार किसी अंग्रेज के द्वारा अध्यक्षता इसकी किया जाता है। तो 1888 इलाहाबाद में ये जॉर्ज यूर्ले के द्वारा किया जाता है। यही जॉर्ज यूर्ले जो था ये प्रथम गैर भारतीय था, अर्थात कह सकते हैं कि प्रथम विदेशी अगर कोई भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्षता कर रहा है तो उसका नाम है जॉर्ज यूर्ले। ये प्रथम अंग्रेज और गैर भारतीय था, यानी कह सकते हैं ये विदेशी था। प्रथम विदेशी कौन था, तो ये जॉर्ज यूर्ले था। अब यहाँ से एक चीज़ याद में 1888 तक पढ़े, इस पे एक चीज़ फोकस करने की बात क्या है, ध्यान समझिए। हम देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो अलग अलग अधिवेशन है अलग अलग जगह हो रहा है। जैसे पहले मुंबई में हुआ, कलकत्ता में हुआ, मद्रास में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, फिर कलकत्ता में। इससे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो समुदाय के लोग थे, जो ग्रुप में लोग थे, उनका मानना ये था कि अगर अलग अलग जगह हम कराएंगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता तो हमसे अलग अलग लोग जुड़ेंगे, ताकि ये लोग को लगे कि ये सिर्फ
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये सबकी सुनता है, यानी कि सबकी पार्टी है। इस तरह अलग अलग जगह किया जाता था और अलग अलग जगह से लोग उससे कनेक्ट होते थे, जुड़ते थे। उसी का मेन उद्देश्य था कि अलग अलग जगह कराना। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए WC बनर्जी, फिर दादा भाई नौरोजी, हालांकि पारसी थे, फिर देखिएगा बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम थे, जॉर्ज अंग्रेज था। अलग अलग आगे आने वाले समयों में अलग अलग धर्मों के लोगों द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता था, ताकि लोगों को ये न लगे कि सिर्फ हिंदू का है या सिर्फ मुसलमानों का या सिख ईसाई पारसी अलग अलग लोग। ऐसा कोई उस समय नहीं था, उसमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ नहीं थी। आप देख सकते हैं कि बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। जैसे रहमतुल्लाह सयानी आते हैं, रहमतुल्लाह सयानी एक मुसलमान रहते हैं, उन्हीं के समय में पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है 1896 में, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी रहते हैं। तो यानी कि एक इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें खूबियाँ छुपी रहती हैं, जिसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये दौर उस समय का था जिसमें हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं था, सिर्फ लड़ाइयाँ थी तो अंग्रेज़ों को भगाने की। तो ये चीज़ें थी। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने कहाँ तक पढ़ा कि 1888 में इलाहाबाद में किया गया अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष थे वो चार्ज यूर्ले थे। ये प्रथम अंग्रेज थे और प्रथम अंग्रेज बोल सकते हैं, गैर भारतीय या प्रथम अंग्रेज। तो 2, 3, 4 को शुरू में 4 अधिवेशन आपको याद रखना चाहिए। जैसे 85 में मुंबई में हुआ, WC बनर्जी हुए, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1886 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी 3 बार इसकी अध्यक्षता की, बस इतना। 87 में मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कई बार पूछता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, बस इतना याद रखिए। वनडे एग्जाम का क्वेश्चन देते हैं, वनडे एग्जाम वाला, तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है। 1888 में इलाहाबाद में चार्ज यूर्ले ने किया। 1800 इलाहाबाद वाला जो अधिवेशन हुआ चार्ज यूर्ले ने किया, ये प्रथम गैर भारतीय था, अर्थात विदेशी था। अब यहाँ पे आते हैं जो मेन फंडा है 1896 का। ये 1896 का मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये 1896 का जो अधिवेशन हुआ ये कलकत्ता में हुआ और रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ। रहमतुल्लाह सयानी एक मुसलमान थे। देखिए ये रहमतुल्लाह सयानी, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहमतुल्लाह सयानी, ये रहमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में कलकत्ता में 1896 में अधिवेशन होता है। ये अधिवेशन इसलिए फेमस है इतिहास में क्योंकि यही 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। क्या गाया जाता है? तो वंदे मातरम। तो पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, या सन पूछेगा कांग्रेस की कौन से अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, तो 1896 का अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन में। या कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया था, तो कलकत्ता में 1896 में रहमतुल्लाह सयानी उसके अध्यक्ष थे, यानी मुसलमान अध्यक्ष थे और एक हिंदू। हालांकि ये क्या, ये तो राष्ट्रीय गान के तौर पे हम लोग जानते हैं, तो वंदे राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम के तौर पे हम लोग गाए थे। तो कह सकते हैं हम लोग कि सर रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में 1896 में कलकत्ता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, इसीलिए 1896 का अधिवेशन 1896 का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस इतिहास में फेमस है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1905 का वाराणसी, 1905 में वाराणसी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो रहते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले क्या हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले यही हैं महात्मा गांधी के, आप पढ़े होंगे, ये राजनीतिक गुरु रहते हैं। इन्होंने स्वदेशी बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया। 1905 में बंगाल 2 भागों में मुस्लिम लीग में टूट जाता है, अर्थात बोल दें तो 1905 में यही बंगाल जो लॉर्ड कर्जन रहता है, ये कर्जन जो कहता है कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यही कर्जन जो रहता है, कर्जन क्या करता है कि 1905 में बंगाल को 2 भागों में तोड़ देता है, अर्थात बंगाल का विभाजन कर देता है। तो यहाँ पे गोखले जी ने स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी जो है आंदोलन का समर्थन करते हैं
और बंग भंग, बंग मतलब होता है कि बंगाल, भंग मतलब कि भंग कर दीजिए, अर्थात बंगाल का जो बांटने का काम कर रहे हैं उसे नत के करिए। तो 1905 में वाराणसी अधिवेशन जब हो रहा था कांग्रेस का, तो इस बात का समर्थन किया गया कि आप जो बंगाल का विभाजन अंग्रेज कर रहे हैं उसको न करें। तो ये 1905 के वाराणसी में जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, इसमें किया गया। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, बंग भंग आंदोलन किस भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ? तो 1905, देख सकते हैं 1905 के वाराणसी अधिवेशन में। उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्षता कर रहे थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसी में स्वदेशी बंग भंग आंदोलन का समर्थन मिला। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, फिर 1906 में फिर कलकत्ता में अधिवेशन होता है। कलकत्ता में अब इसके दादा भाई नौरोजी जो होते हैं, फिर आपको बता दें कि पूरे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में 3 बार अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। तो पहले तो आपकी ये देखें, यहाँ पे देखेंगे 1886 में, फिर 1993 में, 1906 में। तो 1906 वाला इधर है, कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की और स्वराज शब्द का प्रयोग किया। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया कि हमारा खुद का राज होना चाहिए, न कि अंग्रेजों का। तो कई बार पूछता है स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में। तो कई बार ये फेमस क्वेश्चन है कि 1906, ये 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अब आके हैं 1907 में सूरत अधिवेशन, यह भी फेमस है। 1907 का सूरत जो अधिवेशन है वह राम बिहारी बोस के द्वारा किया गया। यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो जाता है। यानी आपसे बता दूं, कहता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट जाता है, नरम दल और एक गरम दल। तो 1907 का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट जाता है। उस समय जब कांग्रेस 2 भागों में बटता है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राम बिहारी बोस अध्यक्षता कर रहे थे। उसी समय नरम दल और गरम दल, 2 लोग अपने अलग अलग फॉर्मेट में हो जाते हैं। गरम दल वाले लोग उठ के चले जाते हैं, नरम दल लोग दरबार में बैठे रहते हैं, ऐसे समझिए। तो 1907 का सूरत में राम बिहारी बोस उसकी अध्यक्षता थे और कांग्रेस का पहली बार विभाजन होता है, नरम दल और गरम दल। इसी गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ऐसे बातों से वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है 2 भागों में बट जाता है, गरम दल और नरम दल। नरम दल अपने हिसाब से काम करती है, यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में रहकर, और गरम दल इस पार्टी से निकल जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट बनेगा, कहेगा बताइए 1907 को हम कई बार कांग्रेस विभाजन वर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो 1907 में सूरत में राम बिहारी बोस के अध्यक्षता में, यानी अध्यक्ष थे, कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। आइए आगे बढ़ते हैं। 1911 में, अब देखिएगा इधर 1896 था, इधर 1896, फिर इधर 1911, यह भी कलकत्ता में रहमतुल्लाह के सयानी में वंदे मातरम गाया गया था। और फिर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में दिल्ली दरबार लगा था और 1911 में यह घोषणा किया गया कि राजधानी को चेंज करना है, कि अब कलकत्ता राजधानी न रह के दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो उस समय दिल्ली दरबार लगा था और 1911 में कलकत्ता में जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे थे वो बिशन नारायण धर थे। तो यानी कि जिस समय घोषणा किया जा रहा था कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी, उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्षता कर रहे थे वो बिशन नारायण धर थे। यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ, चरण मजूमदार, यहाँ पे का शरण मजूमदार, ऐसे। तो याद रखिएगा 1911 का कलकत्ता अधिवेशन बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में था। इसमें जनगण मन प्रथम बार गाया गया। प्रथम बार आपको कमेंट में बताना है कि जनगण मनगढ़ किनके द्वारा लिखा गया है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने 2 देशों की राष्ट्रगीत लिखा। पहले तो जनगण मनगढ़ लिखा और फिर एक बांग्लादेश का लिखा, अमार सोनार बांग्ला करके, वहाँ का राष्ट्रगीत लिखा।
तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन बीसर नारायण धर की अध्यक्षता में जनगण मनगण गाया गया। इसी समय दिल्ली दरबार लगा और इसी समय 1911 में घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता न रह दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। आइए 1916 का बहुत फेमस है जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से देखिए। 1916 का जो लखनऊ में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, बेहद इंपॉर्टेंट। 1916 का जो लखनऊ में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसकी जो अध्यक्षता थी वो अंबिका चरण मजूमदार थे। यानी अंबिका चरण मजूमदार 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें कांग्रेस लीग का समझौता गरम और नरम दल स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि 1916 में जो लखनऊ समझौता होता है और अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, इसमें जो नरम दल गरम दल एक दूसरे से बट गए थे, इसमें शामिल हो जाते हैं। इसमें जैसे शामिल हो जाते हैं तो जैसे बाल गंगाधर तिलक आप देख रहे होंगे कि 1907 से कांग्रेस पार्टी से बाहर थे, ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल होते हैं और कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा देते हैं। कांग्रेस का जब मिलन होता है, यानी कांग्रेस का और नरम दल गरम दल आपस में मिलते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में की जाती है। तो लखनऊ वाला बहुत ही फेमस है। उत्तर प्रदेश का आप तैयारी कर रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ये अंबिका चरण मजूमदार बहुत ही खास पर्सन हो जाती हैं, क्योंकि 1916 में लखनऊ में होता है अधिवेशन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता करते हैं और इसी में नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। आज जो मुस्लिम लीग 1905 में बंगाल विभाजन के कर्जन जब बांट दिया था तो मुस्लिम लीग भी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में विलय कर देता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखिए, कि कांग्रेस लीग का समझौता गरम और नरम दल भी एक हो जाते हैं। और वहीं पे बाल गंगाधर तिलक एक फेमस अपना वक्तव्य बोलते हैं कि जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। कौन कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है, कई बार पेपरों में पूछ दिया गया है। आइए 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, ये क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है कि 1917 का कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट ने की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो इसीलिए कहता है, क्वेश्चन पूछेगा प्रथम महिला, कहेगा प्रथम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट मारिएगा क्वेश्चन का आंसर। अगर कहेगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला बताइए, तो सरोजिनी नायडू होंगी, जो आगे पढ़ाएंगे 1925 में उसकी अध्यक्षता करती हैं। और फिर एक 1933 में नलिन सेन गुप्ता जो रहती हैं उसकी अध्यक्षता करती हैं। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में मात्र 3 ऐसी महिलाएं होती हैं, 1, 2, 3 ऐसे 3 महिलाएं हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता की। पहला वाला कब की? तो 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट ने की, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है ताकि आप एक नज़र देख पाएँ। तो एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष कहेगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का, तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला कहेगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 1924 का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का, ये 40वां अधिवेशन था। देखिए मैंने टैग भी लगा दिया 40वां। तो 1924 का जो 40वां अधिवेशन होता है वो बेलगांव कर्नाटक में होता है। बेलगांव एक जगह है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पे होता है और ये इसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं और मात्र एक बार, इसीलिए फेमस हो जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि बताइए गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किया? तो मात्र एक बार। कौन सा? तो 1924वां का अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, बेलगांव अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो 1924 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया। अब महात्मा गांधी ने मात्र एक ही बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, वो अभी बेलगांव अधिवेशन में। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको रिकॉल हो गया होगा। आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, अब मेन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि क्या आपको याद करना चाहिए। जैसे पहला, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, बम्बई में इसकी स्थापना होता है, 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लेते हैं। दूसरा, दादा भाई नौरोजी ने टोटल 3 बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, 1886, 93, 1906 में खत्म। डेट ना याद रखिए, छोड़ दीजिए, बस ये याद रखिए दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार की है? तो कहेंगे सर 3 बार, खत्म।
1800 फिर यहाँ पे देखिए बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बस ये याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी, खत्म। अगला क्वेश्चन, प्रथम अंग्रेज या प्रथम गैर भारतीय कौन थे जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की, अध्यक्षता की? तो जॉर्ज यूर्ले थे। कौन थे? जॉर्ज यूर्ले। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। आगे क्वेश्चन, पहली बार वंदे मातरम जब गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में, उस समय कलकत्ता में हो रहा था अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सईमुल्लाह सयानी थे। तो रहीमुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। आगे, गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी शब्द का समर्थन, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन और बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया कि नत कीजिए, ये वाराणसी में उस समय हुआ 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ से अब क्वेश्चन क्या बचता है, स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया कलकत्ता अधिवेशन में। फिर यहाँ 1907 में, ये तो कई बार फेमस है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, नरम दल गरम दल बढ़ जाते हैं। राम बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। राम बिहारी बोस जैसे मीटिंगें होती हैं, गरम दल के लोग उठ के चले जाते हैं, नरम दल बैठे रहते हैं, दो भागों में बढ़ जाता है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, तो सूरत विभाजन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो 1907 का सूरत राम बिहारी बोस के द्वारा कांग्रेस का विभाजन गरम दल नरम दल में बढ़ जाता है। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन दिल्ली दरबार लगता है। बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में जनगण मनगण पहली बार गाया जाता है। 1916 का लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं, लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं। ये फेमस इसलिए क्योंकि इसी में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता करते हैं। अंबिका चरण मजूमदार, इसी में कांग्रेस का गरम दल नरम दल एक हो जाते हैं और मुस्लिम लीग भी एक हो जाता है। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है, प्रथम महिला अध्यक्ष रहती हैं। 1924 का अधिवेशन 40वां क्रम का रहता है, बेलगांव कर्नाटक में होता है। एकमात्र अध्यक्षता गांधी जी किए थे, जिसको बेलगांव अधिवेशन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना चीज़ें आपको रिकॉल हो गया होगा। तो आइए इसको हटा देते हैं, उम्मीद करता हूँ आज। तो आइए देख लेते हैं, 2-4 गो और है, बाकी ख़त्म कर देते हैं। तो 1925 का जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वो एक कानपुर में होता है। ये क्यों फेमस है? ये सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में होता है और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रहती हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए, तो एनी बेसेंट का जवाब दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आपका आंसर सरोजनी नायडू आएगा, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। भारतीय कौन है? तो सरोजनी नायडू। इसीलिए 1925 का कानपुर वाला अधिवेशन बहुत फेमस है, क्योंकि पहली बार कोई इंडियन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी। तो सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला हैं 1925 का अधिवेशन करने वाली कानपुर का। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले। 1929 का अधिवेशन क्यों फेमस है इतिहास में? 1929 में लाहौर में अधिवेशन किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता जो किए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। पूर्ण स्वराज की घोषणा का मतलब होता है एक तरफ से आज़ादी। इन्होंने 1929 में ही कह दिया कि अगली बार 1930 में हम लोग आज़ादी मनाएंगे। ये इन्होंने लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहरा दिया था और ये कह दिया था कि अगली बार 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी कि हम आज़ाद हो गए हैं। इसीलिए इसकी जड़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। जब भारत का संविधान बन के तैयार हो जाता है तो इसी दिन 26 जनवरी का इंतजार किया जाता है कि 26 जनवरी इसी के दिन, क्योंकि इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। तो इस तिथि को लोग भूल न जाएं, इसीलिए इस तिथि को 26 जनवरी का ये दिन आया और 26 जनवरी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो इसलिए भारत इतिहास में कहा जाता है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव या पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया? तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू में 1929 का लाहौर अधिवेशन में। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की 26 जनवरी 1930 को। उन्होंने कहा कि अगली बार जो हम मनाएंगे तो पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण आज़ादी हम लोग ले लेंगे।
1931 का क्यों फेमस है? क्योंकि 1931 में कराची में हुआ था और वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार प्रस्ताव को पारित किया। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सामने ये प्रस्ताव सभी लोग मिलकर अंग्रेजों से कहा कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए और मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हो गया 1931 में कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल से। तो पूछा जाएगा सॉरी, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं। 1937 फैजपुर में हुआ। इस जो अध्यक्षता थे पीटी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम बार गांव में अधिवेशन किया गया। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो नेता थे, बड़े बड़े शहरों में इसकी अधिवेशन किया जा रहा था। तो इनका मन था कि नहीं, हम गांव के उन लोगों तक ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पहुंचे ताकि उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो इसीलिए इसका मेन उद्देश्य था कि बड़े शहरों के साथ साथ हम गांव के भी लोगों को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में जोड़ें। और ये प्रथम बार गांव में अधिवेशन किया गया। फैजपुर वाला फेमस है। तो 1937 फैजपुर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रथम बार अधिवेशन गाँव में किया जाता है। आइए यहाँ करता है, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है? 40 से 45 तक लगातार 5 साल, ये समय उस समय का था जिसमें भारतीय राष्ट्र, आप पढ़े होंगे 40 से 45 भारतीय संविधान बनने की बातें चल रही थी। इसी में 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन तमाम तरीके चल रहा था। इस समय भारत की स्थिति कुछ उलट पुलट थी। इसी समय लगातार 40 से 45 यानी कि लगातार 5 साल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे वो अबुल कलाम आज़ाद रहे। तो इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता किसने की? तो अबुल कलाम आज़ाद ने की। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और ये सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे, यानी उम्र में सबसे कम थे। जो अंतिम क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है, 46 से 47 के दौरान, अर्थात जिस समय भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है, अर्थात आज़ादी मिलती है, वो मेरठ में अधिवेशन किया गया था जेपी कृपलानी के समय, स्वतंत्रता के समय। यानी कि ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन में कैसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, क्वेश्चन कहेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। कई बार रेलवे के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो अब याद रखिएगा जेपी कृपलानी, कृपलानी से याद रखना कृपा, इनका कृपा हुआ भारत आज़ाद हो गया। तो जेपी कृपलानी, कृपलानी से याद रखना कृपा हुआ और भारत आज़ाद हो गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 1925 का सरोजिनी नायडू फेमस है क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इसको, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ये चीज़ें तो ऐसे बन जाएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, खत्म। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया गया। मौलिक अधिकार की बात कहेंगे सर, 1931 में कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम बार गांव में अधिवेशन कब हुआ? फैजपुर में हुआ। देखिए फैजपुर में 1937 में फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे अबुल कलाम आज़ाद 40 से 45 तक। सबसे युवा भी रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समय पर रिवाइज करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।